जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। हिंदी पत्रकारिता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 30 मई, यानी कि 30 मई को क्या होता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अभी क्यों मनाया जाता है इसके बारे में तो जान लेते हैं। तो समझिए, देखिए, हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है और इस तिथि को क्या हुआ था? इस तिथि को जो है पंडित युगल किशोर शुक्ल ने 1826 ईस्वी में प्रथम हिंदी समाचार पत्र, जिसका नाम था उदंत मार्तंड, उसका जो है प्रकाशन आरंभ किया था। भारत में पत्रकारिता की जो शुरुआत है, माना जाता है कि पंडित युगल किशोर शुक्ल ने ही की थी और हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत जो है बंगाल से हुई थी, जिसका श्रेय जो है जाता है राजा राम मोहन रॉय। तो हिंदी पत्रकारिता की अगर बात करें तो ये दो नाम महत्वपूर्ण हैं, जिसे कहा जाता है पंडित युगल किशोर शुक्ल और राजा राम मोहन रॉय। ये जो उदंत मार्तंड जो है साप्ताहिक पत्र निकलता था, एक ये टैबलॉइड जो है इसका शेप होता था, जैसे कि 12x8 के साइज़ में इसको निकाला जाता था, ये छपवाया जाता था और ये हर मंगलवार को एक सप्ताह में निकलता था। इसके कुल जो है 79 एडिशन्स ही निकल पाए थे और उस जो जब से ये छपना शुरू हुआ था, यानी कि 1826 से, उसके 1.5 साल बाद, लगभग दिसंबर 1827 की बात है, जब इसके जो छपने पर रोक लगा दी गई थी, इसके प्रकाशन को बंद कर दिया गया था। और जो कंपनी थी, सरकार ने मिशनरियों के पत्र को तो डाक आदि की सुविधा दे रखी थी, लेकिन काफ़ी चेष्टा करने के बाद भी जो उदंत मार्तंड था, इसको कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी थी। आपको यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि इस पत्र में ब्रज और खड़ी बोली दोनों के मिश्रित रूप का प्रयोग किया जाता था और जिसे इस पत्र के जो संचालक थे मध्य देशीय भाषा कहते थे। इस जो भाषा इस्तेमाल होती थी उसे कहा जाता था मध्य देशीय भाषा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल ये है कि हाल ही में किस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूंद पाउडर, जिसे कहते हैं अंग्रेजी भाषा में फंगल पाउडर, उसको तैयार किया गया है, जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के मददगार साबित हो सकता है। इसका सही जवाब है असम। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इस पाउडर को एक दुर्लभ परजीवी कवक, जिसे कि कहते हैं सुपर मशरूम, इसके नाम से जाना जाता है और इसे प्राप्त किया गया है। इस सुपर मशरूम को कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा का नाम है ये। और सुपर मशरूम को -800 सेल्सियस तापमान पर हिम सूक्ष्म प्रक्रिया द्वारा इसे फफूंद पाउडर को प्राप्त किया जाता है। अब ये जो मैंने आपको ये प्रक्रिया बताई, इसे क्या कहा जाता है इसके बारे में समझें तो इसको अंग्रेजी भाषा का शब्द है लियोफिलाइजेशन, इसे कहते हैं हिम शुष्कन। तो आपको यहाँ पर दोस्तों बताते हैं इस प्रक्रिया के बारे में। तो हिम शुष्कन जो है किसी दिए गए उत्पाद से जल या अन्य विलायकों को हटाने की प्रक्रिया है, जिसे कहा जाता है क्रायोडिफिकेशन भी कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में। मैंने आपसे ये बताया। अब आपको यहाँ पर बता दें कि इस प्रक्रिया में एक जमे हुए उत्पाद को बर्फ तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है होती है, इससे कहा जाता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया। और अब जो है दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं।
हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है मार्कोस ट्राइजो। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि ये आते हैं कहाँ से? ब्राज़ील से। और ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके बारे में आपको बता दें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, जिसे पहले जो है कहा जाता था ब्रिक्स बैंक, तो अब इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये जो है अनौपचारिक इसका नाम जो है ब्रिक्स बैंक था, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक कहा जाता था। और ये ब्रिक्स समूह जो है, ब्रिक्स ग्रुप जो है, इसके बारे में आप सभी जानते ही हैं। इन देशों के द्वारा इसे स्थापित किया गया था और ये एक विकास बैंक है, उसका आधिकारिक नाम है, जो कि जिसे कहा जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। आपको दोस्तों बता दें 2014 के ब्रिक्स सम्मेलन में 100 अरब डॉलर की शुरुआती अधिकृत पूंजी के साथ जो है इसको शुरू किया गया था, इसकी स्थापना का निर्णय लिया गया था। तो अगर हम स्थापना की बात करें तो स्थापना इसकी हुई थी 15 जुलाई 2014। हम बात कर रहे हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। अब यहाँ पर दोस्तों ब्रिक्स की बात करिए हमने, तो ब्रिक्स तो आपको पता ही है कि ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया, रशिया और ये ब्राज़ील, ये जो कंट्रीज़ के नेशंस हैं, इनके लिए ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इनके द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था। तो मेन एक यहाँ पर जो आपको डेट याद रखनी है 15 जुलाई 2014 की, इस दिन इसकी स्थापना हुई थी। और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उनके जो नए अध्यक्ष अब कौन बनाए गए हैं? मार्कोस ट्राइजो। इसके बारे में दोस्तों आप जानकारी दे दें तो इनको नए अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है, मार्कोस ट्राइजो को। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष केवी कामत का 5 वर्ष का जो कार्यकाल था वो समाप्त होने वाला है। और भारत के जो अनिल किशोर हैं, इनको जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, 2 नाम, अनिल किशोर और मार्कोस ट्राइजो। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे आपके केवी कामत। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक और व्यंग्यकार मुश्तबा हुसैन का हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया? इसका सही जवाब है उर्दू। तो दोस्तों आपको बता दें कि मुश्तबा हुसैन अपने व्यंग्य लेखन के लिए काफ़ी जाने जाते थे और उर्दू अखबारों में लिखे गए उनके स्तंभ काफ़ी चर्चित हैं। मुश्तबा हुसैन का जो जन्म है वो 15 जुलाई 1936 को हुआ था। उर्दू साहित्य के मुश्तबा हुसैन की योगदान को देखते हुए उन्हें साल 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वे उर्दू के पहले व्यंग्यकार थे जिन्हें पद्म सम्मान मिला था। देखिए एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर बन सकता है, आपसे अगर पूछ लिया गया किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि सबसे पहले ऐसे कौन से व्यंग्यकार थे उर्दू के, तो आपको ये नाम याद रखना है किनका? मुश्तबा हुसैन का। इनको क्या हुआ था? इनको मिला था पद्म सम्मान। ऐसे ये पहले व्यंग्यकार थे जिनको उर्दू भाषा के लिए मिला था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में देश के अन्य हिस्सों से लौटे कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार सेतु योजना की घोषणा करी गई है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन 4 जो है वो समाप्त हो गया पिछले महीने। अब बात करी जा रही है अनलॉक 1.0 की। तो अब देखिए जो इकनॉमी है उसको कैसे चलाया जाए, इसको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है लॉकडाउन की वजह से। बहुत सारे जो कंपनीज़ थी, इंडस्ट्रीज़ थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, वो सब कुछ बंद था, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है देश को भी। और अगर इंडिविजुअल तौर पर देखें तो ख़ास करके जो गरीब तबका है उसको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब इसमें लॉकडाउन में हुआ क्या? लॉकडाउन में जो बड़े शहर थे जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, तो ये जो बड़े बड़े शहर थे वहाँ से लोग माइग्रेट करने लगे अपने छोटे गांव में। तो विलेज में जब ये पहुँचे तो अब यहाँ पर इनके पास काम तो है नहीं, भले ही इनको 2 वक्त की रोटी खाने के लिए कहीं से जो है बन जाती है, लेकिन अब इनके पास काम नहीं है। तो एक बहुत बड़ी ये समस्या आने वाली है आने वाले समय में। तो इसके लिए जो सरकारें, राज्य सरकारें हैं ख़ास करके, वो काम कर रही हैं। और मध्य प्रदेश जो सरकार है
उसने अब एक नई योजना शुरू की है, रोज़गार सेतु। जो इसके बारे में अगर यहाँ पर आपको बताएं तो जो राज्य सरकार है मध्य प्रदेश की, उसका ये प्रयास है कि सभी जो कुशल श्रमिक हैं उनको एक मंच पर एकत्रित किया जाए और इसके पश्चात जो है इन्हें उन लोगों के साथ जोड़ा जाए जिन्हें इस कौशल की आवश्यकता है। इस प्रकार राज्य सरकार श्रमिकों को और नियोक्ताओं को के बीच जो है जो सेतु है, तो ये देखिए जो काम दे रहे हैं और जो काम जिनको चाहिए, तो ये दो लोग हैं। अब इनको काम करने वालों की ज़रूरत है, इनको काम की ज़रूरत है, दोनों की आपसी ज़रूरत है। तो अब ये एक तरह से इस योजना को बनाया गया है, ये एक तरह से सेतु हो गया, पुल बना दिया गया है। तो इससे क्या होगा, जो कुशल श्रमिक हैं वो नियोक्ताओं से मिल पाएंगे, उनके बीच ये जो है सेतु बन जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर श्रमिक जो हैं, कुशल श्रमिक हैं, उनकी जानकारी होगी और इस जानकारी को यहाँ पर ये जो नियोक्ता हैं वो देख सकते हैं और जिनको अगर यहाँ पर इनको काम जो देना है श्रमिकों को, कुशल श्रमिकों को, तो वो काम यहाँ से उनकी जो कुशलता है उनके अनुसार उनको दे सकते हैं। तो ये एक मध्य प्रदेश जो है एमपी गवर्नमेंट की तरफ से ये एक शुरुआत की गई है, एक पहल जारी किया गया है और राज्य सरकार का ये निर्णय मध्य प्रदेश के उद्योगों के लिए श्रम शक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के साथ साथ कोरोना वायरस कोविड-19 जो है उसकी महामारी के दौरान श्रमिकों को रोजगार भी प्रदान करेगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कर रहे थे और मध्य प्रदेश से अलग होकर जब छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद नवंबर 2000 में वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे। और यहाँ पर आपको बता दें कि दिसंबर 2003 तक वो इस पद पर बने हुए थे। अजीत जोगी का जन्म 29 अप्रैल 1946 को बिलासपुर ज़िले, जो कि छत्तीसगढ़ में हुआ है, वहाँ पर हुआ था उनका जन्म। और अजीत जोगी ने भोपाल से इंजीनियरिंग और दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। अब बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जिसका जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि किस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन PAKDA प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है? इसका सही जवाब है रूस। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, रूस वर्तमान में अपनी सेना का बहुत तेज़ गति से आधुनिकीकरण जो है कर रहा है और स्टेल्थ बॉम्बर ऐसी ही एक उन्नति है। ये बम वर्षक विमान सुखोई Su-57 सुपरसोनिक फाइटर जेट के बाद दूसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इस स्टेल्थ बॉम्बर विमान का निर्माण PKDA कार्यक्रम के तहत किया गया। PAKDA कार्यक्रम रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करता है। भारत रूस के सबसे बड़े रक्षा साझेदारी में से ये एक भी माना जाता है। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए, इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। विश्व दुग्ध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 11 जुलाई, 1 जून, 25 मई या फिर 10 अप्रैल। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरण जोश.com।